राज्य को पर्यटन हब के रूप में पहचान दिलाने की दोहराई प्रतिबद्धता। तोपचांची झील विकास कार्य योजना का लिया जायजा। पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन पर दिया बल। केंद्र सरकार ने राज्यों को करों का किया आवंटन। राज्यों को मिले लगभग 1,73,000 करोड़ रुपए। विकास और जन कल्याण के कार्यों में आएगी गति। अफीम की खेती पर नकेल कसने के लिए विशेष रणनीति का खाका तैयार। गृह सचिव और डीजीपी ने की संयुक्त बैठक। फरवरी तक हर हाल में अफीम की खेती को नष्ट करने के निर्देश। और रांची में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 14 बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज से आगाज। देश भर के 4,000 से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को पर्यटन हब के रूप में पहचान दिलाने के लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग तथा नगर विकास विभाग को बेहतर समन्वय स्थापित कर काम करने की हिदायत दी है। धनबाद जिला स्थित तोपचांची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संबंधित कार्य योजना की पीपीटी प्रेजेंटेशन का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार धनबाद जिला स्थित तोपचांची झील को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। तोपचांची लेक का पर्यावरण के अनुरूप सौंदर्यीकरण कराकर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में पहचान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन स्थल से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसका भी ख्याल अनिवार्य रूप से रखें। इस अवसर पर राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में वापसी पर कटाक्ष किया है। आज भाजपा के पास में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान प्रमंडल से हैं, जिसमें रघुवर दास भी शामिल है। लेकिन आज के समारोह में कोल्हान के और जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आए। क्यों नहीं आए ये उनकी पार्टी ही बता पाएगी। और जो एक और पूर्व मुख्यमंत्री थे जो छोटनागपुर प्रमंडल से आते हैं, उनका भी जो चेहरा था जब वो प्रदेश के चूंकि अध्यक्ष भी हैं, बड़ा नकारात्मक रूप से दिख रहा था। कहीं से भी वो उत्साहित नहीं थे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने रांची में इलाजरत लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री मुंडा ने भी सभी का हालचाल पूछा। कांग्रेस नेताओं ने श्री मुंडा का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी जानकारी ली और अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत की। बाद में वित्त मंत्री ने कहा कि श्री मुंडा के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को करों का आवंटन कर दिया है। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में राज्यों को लगभग 1,73,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे विकास और जन कल्याण के कामों में तेजी आने की संभावना है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकारों को कर में हिस्सेदारी के रूप में 1,73,030 करोड़ रुपए जारी किए। यह आंकड़ा दिसंबर 2024 में जारी किए गए 82,086 करोड़ रुपए के हस्तांतरण से अधिक है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कर हस्तांतरण की जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस महीने में किया गया अधिक हस्तांतरित राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और विकास एवं कल्याण संबंधी खर्च को फाइनेंस करने में मदद करेगा। शुक्रवार को घोषित पैकेज के तहत 28 राज्यों के पैसे जारी किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश को 31,039.84 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 13,582.86 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल के लिए 13,017.06 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 10,930.31 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए 7,057.89 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश के लिए 7,002.52 करोड़ रुपया, कर्नाटक के लिए 6,310.40 करोड़ रुपया, गुजरात को 6,017.99 करोड़ रुपए, असम के लिए 5,000
412.38 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के लिए 5,895.13 करोड़ रुपए, केरल के लिए 3,330.83 करोड़ रुपए, पंजाब के लिए 3,126.65 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश के लिए 1,436.16 करोड़ रुपए, वहीं मेघालय को 1,327.13 करोड़ रुपए और मणिपुर को 1,238.9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियमित किश्तों में राज्यों को कर वितरित करती है। झारखंड में केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इस केंद्र की स्थापना के लिए खूंटी के मृगपार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। फिलहाल संस्थान शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित जुपनी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी है। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि संस्थान में योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने वाले कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। खूंटी और रांची जिला के सुदूरवर्ती इलाकों में अफीम की खेती पर नकेल कसने के लिए गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता की अगुवाई में राज्य के वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान विशेष रणनीति के तहत कार्य करने की योजना का खाका तैयार किया गया और फरवरी माह तक हर हाल में अफीम की खेती को नष्ट करने के निर्देश दिए गए। बैठक में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त, रांची जोन के आईजी, रांची और खूंटी के वरिष्ठ पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। जहाँ भी अभी खेती हो रही एक्चुअली इकोनॉमिक रीजन इसका है, उसको भी हम लोग को एड्रेस करने की आवश्यकता है। उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं सर, क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है। जो भी लोग इसमें लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है रोजी रोटी इनसे चल रही है, तो उसके लिए भी क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है, किस तरह का बीज का वितरण उनको किया जाए ताकि उसके बदले वो ऑल्टरनेटिवली इसको एडॉप्ट कर सके। इसका विशेष अभियान चलाया जाएगा और जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा और इसमें जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार कि काम कर रहे हैं तो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है। मुख्य रूप से जो लोग सम्मिलित हैं और जो लोग तस्करी का कार्य करते हैं उन पर विशेष रूप से कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। रांची में मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कोतवाली थाना विद्यानगर स्थित बड़ा मैदान से तस्करों के सरगना समेत 3 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि पूछताछ में इन तस्करों ने बताया कि सासाराम से ब्राउन शुगर लाकर रांची में विभिन्न स्थानों पर इसकी बिक्री कराई जाती थी। के पिरतौल गांव के निर्माणाधीन मकान में अचानक जब ये लोग पहुंचे हैं तो कुछ लोग आपस में बैठ करके साइबर क्राइम कर रहे थे, जिनके पास से इन्होंने भारी मात्रा में मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। कुल मिला के 6 स्मार्टफोन, 6 आईफोन, 16 सिम, इसके अलावा एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और साथ साथ में बैंक चेकबुक जो है वो बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया है, इनका नाम मनोरंजन कुमार, एक का नाम निक्कू कुमार जो वारसलीगंज नवादा के रहने वाले हैं, एक अखिलेश कुमार है जो रहुई नालंदा के रहने वाले हैं। जमशेदपुर पुलिस ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर खूंटाडीह में छापेमारी की गई, जिस दौरान किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 136 पीस कफ सिरप बरामद किया गया है। उसके पास से कफ सिरप के अलावे 23 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है और वो कई बार जेल भी जा चुका है। पिछले 1 महीने से वो अवैध रूप से कफ सिरप की बिक्री कर रहा था, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स के अधीन काफी मात्रा में कोटीन फॉस्फोरस पाया जाता है। नीट जब किया तो इनको वहाँ पे गिरफ्तार किया और उसके साथ हमने कुल 136 पीस कफ सिरप बरामद किया है। इसमें 107 बिनसेरेक्स के हैं और 29 पीस ऑनेरेक्स कंपनी के हैं। इसमें कोडीन फॉस्फेट होता है जो कि एक नार्कोटिक सब्सटेंस होता है
तो ये मादक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा हमने 23 लीटर देशी महुआ शराब भी बरामद किया है और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। कुल जो हमारी बरामदगी की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 है और इसमें भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं ताकि पूरे चेन को समझें। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार और जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे की मौजूदगी में जैक बोर्ड परीक्षा को लेकर जमशेदपुर में शिक्षकों तथा शिक्षा कर्मियों की बैठक हुई। इस बैठक में बेहतर परीक्षा आयोजन और बेहतर रिजल्ट के लिए परीक्षार्थियों की तैयारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि जिस विद्यालय का रिजल्ट खराब होगा उस पर कार्रवाई होनी तय है। उन्होंने प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा होने तक किसी भी शिक्षक को आकस्मिक अवकाश ना दें और शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक रिवीजन कराएं ताकि बेहतर रिजल्ट हासिल किया जा सके। क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष नज़दीक आने वाला है, समाप्त होने वाला है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम अभी हम लोगों का थोड़ा सा वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी के ऊपर हम लोग जो है सबको अपना अपना क्षेत्र में, संकुल में, ब्लॉक में सबको जिम्मेदारी जो तय की गई है उसी को लेकर हम लोग की समीक्षा बैठक है। 13 तारीख को डीसी सर के द्वारा जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई है। उसके पूर्व हम लोग अपने स्तर से सभी चीज़ों का एक मॉनिटरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वी सर्कल कोलकाता रेलवे संरक्षा आयुक्त सुबोमय मित्रा ने धनबाद मंडल के रमना सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत ओवरा डैम फफराकुंड रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओवरा डैम तक मोटर ट्रॉली से नव दोहरीकृत परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने विशेष रेलगाड़ी से भी स्पीड ट्रायल किया। इस अवसर पर धनबाद के मंडल रेल प्रबंधक कमल किशोर सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रांची रेलवे मंडल के सिरमटोली चौक पर 4 लेन फ्लाईओवर सह एलिवेटेड रोड ROB निर्माण कार्य की वजह से पावर ब्लॉक किया जाएगा। इस कारण हटिया वर्धमान मेमो एक्सप्रेस को कुछ खास तिथियों पर रद्द रखने का फैसला लिया गया है। 12 से 16 जनवरी तक ये ट्रेन हटिया से नहीं चलेगी। वहीं 11 से 15 जनवरी तक वर्धमान हटिया मेमो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने MRMCH का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि MRMCH की OPD आपातकालीन सेवा ANM GNM स्कूल में शिफ्ट की जाएगी। 15 दिनों के भीतर शिफ्टिंग कर जर्जर भवनों को तोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि MRMCH को स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया था और जरूरी निर्देश भी दिए थे। बहुत जल्द हम लोग सैंक्शन कर देंगे, वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको अगले महीने से देखने को मिलेगा कि जो सारा OPD है, पीछे जो GNM कॉलेज बना हुआ था जो भी यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे और जैसे यूज होगा हम लोग उसको वहाँ से छोड़ देंगे। फ्लाई ऐश से नवाचार पर जोर देने के लिए रामगढ़ के पतरातू स्थित NTPC की पहल पर रांची में ऐश यूजर मीट का आयोजन हुआ। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और NTPC के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मीट का नगर विकास सचिव अरवा राजकमल ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि NHAI परियोजनाओं के तहत राज्य में 720 किलोमीटर हाईवे के निर्माण में 2 करोड़ मेट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। मौके पर PVUNL के CEO RK सिंह ने 100% पर्यावरण अनुकूल ऐश उपयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं NTPC रायपुर के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि फ्लाई ऐश से कई उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं जो जल्दी बाजार में आएंगे। इस दौरान प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। वाले दिनों में भी कैसे इसकी इस्तेमाल बढ़ाएं और प्रॉपर क्वालिटी का फ्लाई ऐश ब्रिक्स और यूनिट्स कैसे बनाएं, इसके बारे में आज टेक्निकल सेशंस भी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी सरकार का भी प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मार्गदर्शन है कि सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। उसी का मैं मानता हूं कि एक इम्पॉर्टेंट कदम है कि ऐश के बारे में जो लोगों के मन में एक है कि डर है, वो डर खत्म हो चुका है। बिकॉज उसमें साइंटिस्ट भी आए हुए हैं, हमारे प्रोफेसर्स भी आए हुए हैं और जिन लोगों ने ऐश के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के आज की डेट में उसको दुनिया को दिखा रहे हैं, उस पर पेटेंट वो लोग ले चुके हैं, उन लोगों के थ्रू मैं एक लोगों को कॉमन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जिससे कि लोग इसकी उपयोगिता समझ पाए, ना कि इसको एक
अलग दृष्टि से इस चीज़ को देखें। एस ब्रिक का यूज़ करने से सबसे बड़ी बात है कि ये लाइटर वेट होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और साथ में जो टॉप सॉइल का प्रिजर्वेशन होता है, टॉप सॉइल का जो यूज़ होता है रेड ब्रिक में, उसका यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सॉइल का तो यूज़ है ही नहीं। इसमें 80 to 90% एस होती है और ये लाइट वेट होते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है रेड ब्रिक के कंपेरिजन में, और इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अगर मैं ये बात करूँ तो इसकी कॉस्ट रेड ब्रिक के कंपेरिजन में करीब 30-40% कम है। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के तहत आज से रांची में अंडर 14 बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। मोराबादी मैदान स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में प्रतियोगिता का दोपहर बाद विधिवत उद्घाटन होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर की 35 टीमों के 4000 से अधिक प्रतिभागी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले रांची में अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पिछले दिनों आयोजन हुआ था। रांची में कल से वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का रोमांच देखने को मिलेगा। हॉकी लीग का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी होगा। प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला 26 जनवरी को खेला जाएगा। इधर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चारों टीमें रांची पहुंच चुकी हैं। टीमों के बीच फ्रेंडली मैच भी हुए, साथ ही खिलाड़ियों ने अभ्यास में जमकर पसीना बहाया। प्रतियोगिता के तहत 4 मुकाबले रांची में खेले जाएंगे। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। वर्षगांठ के सिलसिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन की अवधि भी 1 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। प्रतिष्ठा एकादशी के सिलसिले में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज से 13 जनवरी तक राम मंदिर परिसर में 5 जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है और आज सुबह 10 बजे से महाअभिषेकम के साथ इसकी शुरुआत होगी। अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे के बाद श्री रामलला की महाआरती होनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठा द्वादशी की अगुवाई करेंगे। 6 लाख मंत्र जप किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र, अथवर्षीय आदि के पारायण भी होंगे। प्रार्थना मंडप में भगवान को राग सेवा की जाएगी और इसके साथ ही संध्या काल में बधाई गीत यानी सोहर गाए जाएंगे। गर्भगृह के बाहर श्री राम लला की अवधि बधाई गीत भी सुनाई देंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिन संतों को नहीं बुलाया जा सका उन्हें इस बार विशेष निमंत्रण दिया गया। इस बार अंगद टीले पर होने वाले विशेष कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया। इन 3 दिनों के लिए ट्रस्ट की ओर से कोई भी विशेष पास जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही आम जनता के लिए भगवान श्री राम के दर्शन की अवधि भी 1 घंटा बढ़ाई गई है। अयोध्या के श्री विद्या भास्कर जी और गुजरात के रमेश भाई ओझा का प्रवचन भी होगा। इधर प्रयागराज में 13 जनवरी से भव्य और दिव्य महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। सिलसिले में व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। यहां देश और विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। साधु संतों ने सारी व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की है। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस मेले में देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग आते हैं। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश के 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही इन सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के दौरान पवित्र नदियों में आस्था की डुबकियां लगाएंगे। इस बार महाकुंभ में प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र और अखाड़ों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है, जिससे साधु संत भी प्रसन्न हैं और सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था उत्तम कोटि की है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी ने एक अद्भुत प्रबंध किया है। वो एक कुशल प्रशासक हैं, अद्भुत शासक हैं, एक विचित्र उपासक हैं। बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के सत संकल्प से यहाँ एक विचित्र व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं जो अत्यंत मोहक हैं, सबको प्रियकर और रुचिकर सुखकर लग रही हैं। महाकुंभ में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। श्री महंत देवगिरी महाराज हजारों श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट रबड़ी परोस रहे हैं। उन्हें रबड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि यह सेवा वे प्रतिदिन करते हैं। हर दिन रबड़ी तैयार कर इसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागम्बरी है, यहाँ वहाँ से चालू किया था
और ये 6 फरवरी तक चलेगा। 2019 में ही विचार आ गया था और 2019 में 1.5 महीना हमने ये रबड़ी खिलाई है लोगों को। लोगों के दिलों में खूब मिठास घोली है। संगम का पवित्र किनारा और इसके किनारे पर बिखरे आस्था और भक्ति के अनेकों रंग, कहीं साधना में लीन साधु संत हैं और कहीं भक्ति और भजन है। महाकुंभ के इन्हीं अनोखे रंगों को करीब से देखने के लिए सिर्फ देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इन विदेशी मेहमानों को भारत की अनूठी संस्कृति यहां तक खींच लाई है, जिसकी जीती जागती मिसाल है अमेरिका के मोक्षपुरी बाबा। इनको बचपन से ही सनातन धर्म आकर्षित कर रहा था। Past life experience that carries over, so in my mind was already this. I was taught some things early on about Sanatan Dharma and Buddhism when I was in school. महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों लोग देश दुनिया में शामिल होते हैं, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ में इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस बार गणतंत्र दिवस को लेकर एट होम रिसेप्शन भी खास होगा, साथ ही इसका आमंत्रण पत्र भी विशेष होगा। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐतिहासिक राजपथ एक बार फिर भारत की सामरिक शक्ति, जवानों के अदम्य शौर्य और नई तकनीक का साक्षी बनने को तैयार है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम भी इस बार नई परंपरा का साक्षी बनने जा रहा है। दरअसल इस बार के एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास तरह के निमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बेंगलुरु द्वारा तैयार इस निमंत्रण पत्र में दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति को शानदार तरीके से शामिल किया गया है। So the theme of this year's Republic Day at Home is southern part of India, which should reflect the tradition, culture, material, craft, everything. So the entire design was focused on that. 76वें गणतंत्र दिवस की थीम पर आधारित इस निमंत्रण पत्र को संस्थान के छात्रों ने बड़ी कुशलता से तैयार किया है। निमंत्रण पत्र भारतीय शिल्प और पारंपरिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं जिस बॉक्स में इसे भेजा जा रहा है वो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इस बॉक्स पर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों और संस्थानों की पारंपरिक शैली और उत्पाद की छाप है। बॉक्स को कलमकारी शैली में तिरंगा थीम से सजाया गया है। इस निमंत्रण को हम लोग के निमंत्रण से ज़्यादा क्या कर सकते हैं और किस तरह का वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तब हम लोगों ने एग्जिबिट्स वगैरह को और इंक्लूड करना शुरू किया, जिससे कि निमंत्रण को और वैल्यू मिले और निमंत्रण सिर्फ एक कार्ड की बजाय एक कलेक्टेबल भी बन सके। राष्ट्रपति भवन में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए निर्मित इस आमंत्रण पत्र को भी विशेष अंदाज में बनाया गया है। निमंत्रण पत्र के बॉक्स को बांस से बनाया गया है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन का चित्र अंकित है। बॉक्स के अंदर एक ब्रोशर है जिसमें शिल्प के बारे में पूरी जानकारी है, ताकि मेहमान दक्षिण भारत की अनमोल संस्कृति से रूबरू हो सकें। बॉक्स के भीतर बेहद खूबसूरत अंदाज में आंध्र प्रदेश के इटोप्पी पक्का शैली में निर्मित गुड़िया का जोड़ा, केरल में निर्मित एक बुकमार्क, कांजीवरम सिल्क का एक छोटा पाउच, गंजीफा आर्ट की एक कलाकृति और पोचमपल्ली की प्रसिद्ध हाथ से बुना कपड़े का सुंदर पेंसिल पाउच रखा गया है। We got to work with all these artisans and got to know how intricate and delicate this work is. Got to experience that. I'm really happy to be a part of this project. In this era of digital invitations, I see that value of human touch in each invitation, and it was a really great experience working with a project with national importance. भारतीय डाक विभाग को एट होम रिसेप्शन के निमंत्रण को मेहमानों तक सम्मान पूर्वक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले देश के चुनिंदा अतिथियों को इंतजार है 26 जनवरी की शाम का, जब राष्ट्रपति भवन 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अविस्मरणीय लम्हों का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
रांची के समीप हुंड्रू फॉल में आजकल सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। लोग प्रकृति की गोद में परिवार तथा मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मस्ती के बाद लोग स्वच्छता के प्रति बेपरवाह भी हो रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड की प्राकृतिक छटा में यहाँ के जलप्रपात चार चांद लगाते हैं, जिसमें रांची के समीप हुंड्रू फॉल भी एक है। इस जलप्रपात की प्राकृतिक सुंदरता, आसपास फैली हरियाली और दिलकश नज़ारों को देखने यहाँ सैलानी खींचे चले आते हैं। इस जलप्रपात में ऊंचाई से गिरता पानी अद्भुत और मनोरम दृश्य बनाता है, जो लोगों को रोमांचित करता है। यहाँ वैसे तो साल भर पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन नववर्ष तथा साल के शुरुआती महीनों में तो सैलानियों के आने से इसकी रौनक देखते ही बनती है। यह खूबसूरत जलप्रपात रांची से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हुंड्रू फॉल की खूबसूरती का दीदार करने के लिए रांची समेत दूर दराज से भी लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन जश्न मनाने के चक्कर में कुछ लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, जिससे दूसरे सैलानियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। हुंड्रू वाटरफॉल है, झरना है, इसके बारे में किताब में भी पढ़े थे 8th क्लास में, और आसपास का लोग से भी पता चला था। धनबाद से आए हम लोग पिकनिक मनाने। बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन लोग गंदगी इधर ही फैला दे रहे हैं। साफ सुथरा थोड़ा रखना चाहिए। खास बात यह है कि यहाँ पर्यटकों को असीम सुकून का एहसास तो जरूर होता है, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ सैर सपाटे के बाद गंदगी छोड़ जाते हैं, वो यहाँ की खूबसूरती पर बदनुमा धब्बा सा महसूस होता है। से आए हुए पिकनिक मनाने, लोकेशन बहुत बढ़िया है स्पोर्ट के लिए, लेकिन कचरा थोड़ा ज़्यादा है। लोगों से यही है कि कहते हैं कि कचरा थोड़ा कम फैलाए, साफ सुथरा रखें। इन दिनों राज्य भर के पर्यटन स्थलों पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। पर्यटन स्थलों के दिलकश नज़ारों को निहारते समय साफ सफाई का भी ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि स्वच्छता और सुंदरता का संगम बना रहे। ये रांची के नजदीक हुंड्रू फॉल है, जिसे कुदरत ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है और नवाजा भी है। यहाँ पर लोग इसी तरीके से पिकनिक मनाने पहुँचते हैं और जश्न भी मनाते हैं, लेकिन गंदगी का अंबार भी यहाँ पर लोग उसी तरीके से लगा रहे हैं जिस तरीके से वो जश्न मनाते हैं, और उसके बाद पार्टियां मनाने के बाद वो सारी गंदगी यहीं पर फेंक कर भी चले जाते हैं। तो सभी से यह अनुरोध भी है कि इस तरह की जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसे बचाएं भी और उसमें सहयोग भी करें, और जश्न मनाएं तो शालीनता के साथ मनाएं। दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हुंड्रू फॉल, रांची। और बात मौसम की। राज्य में ठंड का सितम जारी। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में तो ये सामान्य से 4 डिग्री से अधिक नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 16 जनवरी तक सवेरे कुहासे के हालात रह सकते हैं। कल से 14 जनवरी तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने राज्य को पर्यटन हब के रूप में पहचान दिलाने की दोहराई प्रतिबद्धता। तोपचांची झील विकास कार्य योजना का लिया जायजा। पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन पर दिया बल। केंद्र सरकार ने राज्यों को करों का किया आवंटन। राज्यों को मिले लगभग 1,73,000 करोड़ रुपए। विकास और जन कल्याण के कार्यों में आएगी गति। अफीम की खेती पर नकेल कसने के लिए विशेष रणनीति का खाका तैयार। गृह सचिव और डीजीपी ने की संयुक्त बैठक। फरवरी तक हर हाल में अफीम की खेती को नष्ट करने के निर्देश। और रांची में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 14 बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज से आगाज। देश भर के 4000 से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा।